हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। पिछले लास्ट वीडियो में हमने करा था अकाउंटिंग होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, तभी आपको इस वीडियो में और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 2। तो पहला टर्म है एंटिटी। तो एंटिटी बेसिकली होती क्या है? एंटिटी एक जगह है जहाँ पे वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल होती है और उसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं, जैसे कि उसके गोल्स, उसके प्रोसेसेस और उसके रिकॉर्ड्स वहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे एंटिटी ना यूज़ करके हम हमेशा ये यूज़ करते हैं बिजनेस एंटिटी। आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर में भी सुना होगा कि हम एंटिटी सिर्फ नहीं बोलते, हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स और प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई शॉप होती है, जैसे आपने शॉप में ज्वेलर्स की शॉप है, तो ज्वेलरी की जो शॉप है जिस जगह जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर फुल फॉर्म बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारी एक बिजनेस एंटिटी। सेकेंड इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब हिंदी लैंग्वेज में या लेमन्स लैंग्वेज में होता है लेन देन। ठीक है, यानी जब किसी के बीच में लेन देन, यानी हमने गुड्स सोल्ड करे, हमने सामान बेचा, हमने सामान लिया, या हमने सैलरी पे करी, या हमने किसी से रेंट रिसीव करा, उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। इन ऑर्डर टू इलेबोरेट इट मोर, ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमने ट्रांजेक्शन करी, हमने हाउस मेड को सैलरी दी, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में हमने अपने वेजेस दी लेबर को। ठीक, हमेशा ये याद रखना है कि हम जो अकाउंटिंग या हम जो अपनी बिजनेस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। उसमें ये वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड होती, वो अलग पर्सपेक्टिव चला जाता है। जो यह होती है ये रिकॉर्ड होती है, यानी जो बिज़नेस से रिलेटेड लेन देन होगा, बिज़नेस से, जैसे आपने लेबर को पैसे दिए, या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल शोरूम का भरा, या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई फैक्ट्री का भरा अपनी, वो हम रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम कहते हैं बिज़नेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एसेट। इससे कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और ये है इतना बड़ा कि आपका आराम से अगर 3 to 4 5 नंबर में आता है तो ये एलैबोरेट हो जाएगा। तो अब आती है एसेट्स की बारी। एसेट्स होते क्या? एसेट्स हमारे होते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो बिज़नेस एंटिटी जो हमने पढ़ा अभी, बिज़नेस एंटिटी जो ओन करती है, जो आगे फ्यूचर में कैश जनरेट या प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं एसेट्स। ये हमारे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एसेट्स को और आगे क्लैरिफाई भी करा हुआ है, क्लासीफाई, दैट इज़ एसेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स, और एक होता है आपका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं, यानी कि जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी ये जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। वेरएज जो अब आप बात करी जाए करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, 1 ईयर में, जो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब अगर नॉन करंट एसेट्स की और आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करी जाए, यानी हम लॉन्ग पीरियड में एसेट्स कौन कौन से लेते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम कौन से लेते हैं? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो एक जगह पे, आप एज वर्ड इज़ क्लैरिफाइंग, जो फिक्स हो गए, जो 1 साल से पहले तो कहीं जाने नहीं वाले, जो हमने सेल परचेज़ के लिए नहीं लिए, जो हमने अपनी प्रोडक्टिविटी, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिजनेस शुरू करा तो आपको उसके लिए लैंड चाहिए थी,
आपको उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए थी, उसके बाद आपको मशीनरी चाहिए थी, ठीक है। ये आते हैं हमारे फिक्स एसेट्स में, ठीक है। और क्या आते हैं नॉन करंट एसेट्स में, एक आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेट्स होते हैं जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बनाया होता है। इसमें दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं, यानी वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। और बात करी जाए तो करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स वो होते हैं जो ईजिली 1 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। नॉन करंट एसेट्स फर्दर क्लासिफाइड भी हैं फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। ये बाइफर्केशन करी हुई है, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होते हैं आपके इंटेंजिबल। टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो हो सकता है एज वर्ड इज डिस्क्राइबिंग, टेंजिबल जो टच किए जा सकते हैं, जैसे आप लैंड को टच कर सकते हो, आप बिल्डिंग को टच कर सकते हो, आप मशीनरी को टच कर सकते हो, वो हो गए विच कैन बी टच्ड आर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कॉपीराइट्स सुने होंगे जो एक सॉन्ग्स के नीचे लिखे हुए आते हैं, दैट यू कैन नॉट टच देम बट इट हैज़ सम वैल्यू, ठीक है। पेटेंट्स हो गए, वो टच नहीं किए जा सकते बट उसकी कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल गुडविल, आपकी कोई रेपुटेशन है बिजनेस की, आपकी कहीं सोसाइटी वगैरह में, आप उसे गुडविल को टच, रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते बट इट हैज़ सम वैल्यू, ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। बाकी करंट एसेट्स अभी हम पढ़ेंगे आगे फर्दर वीडियोस में, आपको और क्लैरिफाई हो जाएंगे। अभी के लिए एसेट्स क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, आगे उनकी दो बाइफर्केशन है, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स एंड सेकेंड इज़ करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो वाले होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और नॉन करंट एसेट्स को भी आगे फर्दर क्लासीफाई करा हुआ है, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को भी आगे दो में डिवाइड करा हुआ है, दैट इज़ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ठीक है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। आपके इस टॉपिक में लायबिलिटी और एसेट्स और कैपिटल जो है ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उससे ही आपका एक आगे चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है कि जो दी जाए तो उधार, वो होती है हमारी लायबिलिटी, यानी आपने जो लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है उसको हम कहेंगे लायबिलिटी, और हमें आगे फ्यूचर टाइम पीरियड में उसको भी पे भी करना है, ठीक है। यानी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, उधार। उधार मीन्स जो अभी हमने आगे फ्यूचर में किसी को पे करना है, अभी के लिए हमने उनसे लिया हुआ है, ठीक है, उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी आगे दो में क्लासीफाई करा हुआ है, जैसे एसेट को करा हुआ था करंट एसेट्स, यहाँ पे लिख लो नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पे लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी, ठीक है। एज जैसे उसी में था नॉन करंट लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर होगी, और करंट लायबिलिटी जो लेस देन 1 ईयर होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी आपने बहुत टाइम लंबे 10 साल के लिए उधार लिया हुआ है, यानी वो है तो मोर देन 1 ईयर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होगी जो छोटे टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 12 मंथ्स के लेस, तो उसमें हम करेंगे उसको करंट लायबिलिटी कंसिडर, ठीक है। कैपिटल और ड्राइंग की बात करी जाए, सबसे इजी टॉपिक ये होते हैं दोनों, और दोनों एक ही आपको उसमें समझ में आ जाए। एक है बिजनेस, एक है बिजनेस मैन, ठीक है। अब बिजनेस को स्टार्ट होना, बिजनेस को पैसा चाहिए, ठीक है, तो बिजनेसमैन हमने पहले वाली वीडियो में भी कंसिडर करा था, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, यू कैन वॉच इट, ठीक है। बिजनेस है और एक बिजनेसमैन होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था कि दोनों इंडिविजुअल पार्टीज़ होती हैं। हम बुक्स जो बनाते हैं हम बिज़नेस की बनाते हैं, ना कि हम बिजनेसमैन की, ठीक है। तो बिज़नेस अब इस्टेब्लिश होना है, तो बिजनेसमैन ने क्या करा, अपना पैसा इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टेड
जब बिज़नेस स्टार्ट होना था तो इसमें क्या हुआ, बिजनेसमैन ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा बिज़नेस के अंदर, ठीक है। पैसा लगा लो, या कोई आपने अभी एसेट पढ़ी, या कोई उसने स्टॉक लगा लिया, या कुछ भी इन्वेस्ट करा बिज़नेस के अंदर, उसे हम कहते हैं कैपिटल। यानी द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इज टर्म्ड एज कैपिटल, ठीक है। एक तरह का ये भी लोन ही होता है, बिज़नेस को थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो भी उतारना पड़ता है थोड़े टाइम पीरियड के बाद, बट अभी के लिए जो बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो गया, एसेट्स हो गया, या किसी भी तरह अपना पैसा वो इन्वेस्ट करे, उसको हम कहते हैं एडिशनल, ठीक है। अब आती है ड्राइंग्स की बारी। ड्राइंग्स में ना एक वर्ड है, वो बहुत, आप ये ना समझना कि वो ड्रॉ करने वाली आर्ट वाली ड्राइंग है, वो नहीं होती इसमें। आप ड्राइंग्स है, ड्राइंग में एक वर्ड याद रखना, पर्सनल यूज़। अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो ये चीज़ को आप ब्लैक पेन से या बोल्ड लेटर्स में ज़रूर लिखे आए, क्योंकि इसी से ही सारी ड्राइंग्स की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने पढ़ा ये बिज़नेस है और ये है हमारा बिजनेसमैन, ठीक है। अब क्या हुआ, बिजनेसमैन की को थोड़ी सी पैसों की नीड थी, उसने क्या करा, बिज़नेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है। उसने क्या करा, भाई बिज़नेस मेरे पैसे, मेरे को थोड़े से मेरे को पैसे चाहिए, मेरे घर में इमरजेंसी है, या मुझे वाइफ को शॉपिंग कराने जाना है, या जहाँ मर्जी, मुझे 10,000 रुपये पैसे चाहिए, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए मुझे, बिज़नेस के यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम टर्म करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। यानी जब पैसा जो है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए आए, बिजनेसमैन ने बिज़नेस से निकाला है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। अब 7th वर्ड है आपका गुड्स। गुड्स क्या होता है, सामान, अगर जनरल लैंग्वेज में मुझे सामान, लेकिन यहाँ पे टर्म वो होता है सामान जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लोथ मर्चेंट हो, ठीक है, आप आपकी क्लोथ की दुकान है, आपके लिए क्या है, क्लोथ्स जो होगा वो आपका गुड होगा, ठीक है। क्लोथ्स जिस चीज़ में आप डील करते हो, यानी जिस चीज़ में आपका बिजनेस बना हुआ है, उसको आप गुड्स टर्म करोगे, ठीक है। आप इसमें ये नहीं कंसिडर कर सकते कि आपका क्लोथ मर्चेंट और आपने फर्नीचर परचेज़ करा, ठीक है, वो आपका गुड्स नहीं माना जाएगा, वो आपका फर्नीचर ही माना जाएगा। वेयरएज़ जो आप क्लोथ या आपकी कोई शॉप है, आप उसके लिए कोई सामान लेते हो, ठीक है, आगे बेचने के लिए, वो आपके गुड्स माने जाते हैं, ठीक है। यानी जिस चीज़ में आप डील करता है बिजनेस, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग, जिसमें वो बाय और सेल करता है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोथ मर्चेंट ले लो या ज्वेलरी ले लो, तो गुड्स वो सामान हो गया जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, जिसमें वो बाइंग और सेलिंग करता है, ठीक है। अब बाकी आता है परचेज़ और सेल की बारी। परचेज़, आप एक परचेज़ का मतलब क्या होता है, ख़रीदना, ठीक है। परचेज़ क्या होता है, ख़रीदना, यानी जब आप सामान ख़रीदते हो उसे हम कहते हैं परचेज़। तो हम बात कर रहे थे परचेज़ की। परचेज़ का मतलब क्या होता है, ख़रीदना, यानी जब कोई बिज़नेस एंटिटी कुछ रीसेल करने के लिए, या उसमें कुछ चेंजेस कर, कुछ सेल ख़रीदा और उसमें कुछ चेंजेस करके आगे फर्दर सेल के लिए, ठीक है, यानी कुछ बेचने के लिए कुछ ख़रीदा, तो दैट विल बी टर्म एज परचेज़। और हमेशा परचेज़ गुड्स का होगा, ठीक है। आप फर्नीचर का जैसे आपने करा, फर्नीचर हमने गुड्स नहीं माने थे, तो फर्नीचर को हम कभी परचेजेस नहीं मानेंगे, उसको हम फर्नीचर के अलग अकाउंट से ही करेंगे। यानी जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं उसको ही हम परचेजेस कंसिडर करे जाता है, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें कंसिडर होती है, एक होती है आपकी कैश परचेज, और ये होती है आपकी एक क्रेडिट परचेज, ठीक है। एक ही होगी कैश परचेज़, एक होगी आपकी क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ क्या होती है, जो आप पैसों में सामान खरीदते हो, उसको हम कहते हैं कैश परचेज़। वेयरएज़ जब आपने अभी पैसे नहीं दिए, आपने उधार पे सामान खरीदा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट परचेज़, ठीक है।
अब आती है सेल की बारी। जैसे परचेज में था वैसे इसमें सेल का मतलब होता है बेचना। आपको वर्ड का मतलब तो पता ही होगा, किस चीज़ को बेचना, गुड्स को, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेल, यानी सेल ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। अब यहाँ पे ये इसी तरह हुआ, एक होता है आपका कैश सेल और एक होता है आपका क्रेडिट सेल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नोट्स सेंड कर दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना, उसमें मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कैश सेल्स क्या हुई, जो आप पैसे में सामान बेचते हो, ठीक है। और क्रेडिट सेल क्या हुई, जो अभी आपको पैसे मिले नहीं हैं बट आपने अभी बेच दिए, पैसे आपको थोड़े टाइम पीरियड के बाद आ जाए। रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू का बेसिक मतलब यही है, जो आपकी सेल से पैसा मिलता है। उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि आपकी कोई चीज़ थी, ठीक है, आपने कोई चीज़ बनाई, उसकी कॉस्ट थी, यानी उसका खर्चा था 100 रुपये, ठीक है। आपने उसे बेचा, यानी आपने उसे सेल करा 150 में, ठीक है। तो 150 विल बी कंसिडर एज रेवेन्यू, यानी जो आपको बेचने पे पैसा मिला दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ठीक है। यही होता है रेवेन्यू, जो आपकी सेल से आपको पैसा मिला उसे आप रेवेन्यू टर्म करते हो। जो आपकी रिकरिंग नेचर में एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपकी होगी इंटरेस्ट आपको मिला, आपको रेंट रिसीव हुआ, ये सब भी आपके रेवेन्यू में इंक्लूड होते हैं। या रेंट जो है वो हर महीने का मिलता है, उसे हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंस का मतलब तो सीधा सीधा खर्चा ही होता है, ठीक है। यानी जो आपका एक्सपेंस हुआ गुड्स को बनाने में यानी गुड्स की कॉस्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे आपको रेंट रिसीव हुआ तो आपने यहाँ रेंट पे करा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, ठीक है। वो सारे आपके हो जाएंगे एक्सपेंस, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। जैसे कि आप यही समझोगे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सेम होता है, बट इसमें बस माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट नहीं बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस तो सारे इंक्लूड होंगे ही होंगे, लाइक एक्सपेंसेस लाइक गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लस आपके रेंट भी, प्लस आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी। बस इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होगी, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी या फिर परचेज ऑफ लैंड, यानी छोटे खर्चे तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ में इसमें बड़े खर्चे भी इंक्लूड होंगे। एक्सपेंस में क्या था, आपके छोटे छोटे जो रिकरिंग नेचर के एक्टिविटीज़ होती है उनमें, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, आप रोज़ ही गुड्स बनाते हो अगर बिज़नेस है तो, ठीक है। रेंट पे करते हो वो हर मंथ का है, रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार आती रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे आप करते ही हो, तो दैट मीन्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो आपके रिकरिंग नेचर के होते हैं, वेरेज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जो रिकरिंग नेचर के तो होते ही होते हैं, बट उसके अंदर जो बड़े खर्चे होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर की दो तरह की बाइफर्केशन भी होती है, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच सा हो जाएगा। एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर, अभी आप ये पढ़ चुके हो, बस ये आपको ये याद करना है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के, बाकी सारे आपके इजीली हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होते हैं जो आपके बड़े खर्चे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला जो करा परचेज़ ऑफ मशीनरी, परचेज़ ऑफ लैंड, यानी जो आप बार बार ही नहीं करते, एक बार ही कर दिया, वो उसका 2-3 साल तो आप आराम से लोगे, ठीक है। तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, जो बड़े खर्चे,
फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ लैंड, ये सारे खर्चे हो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयरएज रेवेन्यू नेचर के कौन से हो गए, जो ये एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके रिकरिंग होते हैं, एज आई सेड कि रिकरिंग हो गए कॉस्ट को गुड्स बनाने में कॉस्ट की, ठीक है। रेंट आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपने वेजेस पे करी लेबर को या आपने सैलरी पे करी किसी स्टाफ को, तो ये सारा आपका एक्सपेंडिचर में कवर होगा, ठीक है। अभी के लिए ये इसको फटाफट एक सेकंड इस वाले पेज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है, जिसमें बिजनेस डील करते हैं, ठीक है। सेल परचेज के लिए उन सबको हम सामान मानेंगे, यानी गुड्स मानेंगे। परचेज का मतलब होता है सामान को खरीदना, सामान मतलब गुड्स को खरीदना, दैट विल बी टर्म्ड एज परचेज। इसकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी कैश परचेज, एक होती है आपकी क्रेडिट परचेज, ठीक है। ऐसे ही सेल में होता है, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। बेचना किस चीज़ को, गुड्स को, और ये भी दो तरह की होती है, आपकी कैश सेल और एक होती है आपकी क्रेडिट सेल, ठीक है। अब बात आती है रेवेन्यू की। रेवेन्यू वो होता है जो आपकी सेल करने पे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। अभी इसमें आप कुछ डिडक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे आपकी कॉस्ट आई थी 100 रुपये, सेल आपने करा 150, तो जो ये पूरा का पूरा 150 है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू, ठीक है। अब ये आती है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब हम डेली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जो आपने रिकरिंग नेचर में, जैसे छोटे मोटे हो गए, रेंट पे करा, इलेक्ट्रिसिटी पे करा, इन सब को गुड्स को बनाने के लिए जो कोई खर्चा पे करा, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस। whereas expenditure is a big word, it includes expense but it also includes the capital expenditure like purchase of machinery, purchase of land, इन सब को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। इसकी भी दो तरह की एक्सपेंडिचर की बाइफर्केशन होती है, एक होगी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म आई शुड से, वो है हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा प्रॉफिट में, हम यही सीधे लाइमन्स लैंग्वेज में हम ये पढ़ते हैं कि फ़ायदा, इसका मतलब, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा। अब जैसे कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि कॉस्ट थी 100 रुपये की, रेवेन्यू था 150 का, ठीक है। तो हमने ये तो कॉस्ट थी इतने की और सेल करी थी हमने 150 की। अब ये तो हमारा रेवेन्यू 150 का 150 तो हमारा रेवेन्यू कंसिडर हो गया था। तो अब प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि जब आप अपने सेलिंग प्राइस में से अपनी कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट कर दोगे, वो आपका बनेगा प्रॉफिट। यानी यहाँ पे हमारा 50 क्या बना, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो आपने आपके एक्सपेंसेस थे उसमें से आपने अपनी सेल माइनस कर दी, जो आपको उससे फ़ायदा हुआ वो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दैट विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम टर्म करते हैं प्रॉफिट। तो अब हम पढ़ेंगे गेन क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्रॉफिट और गेन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक डिफरेंस ज़रूर होता है, बट वो कंसिडर करते हैं कि वो एक ही चीज़ है, बट वो एक चीज़ नहीं होती। तो अब बारी आती है गेन की। गेन का मतलब भी फ़ायदा ही होता है जैसे प्रॉफिट, लेकिन गेन का मतलब ये होता है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ से नहीं, ये प्रॉफिट हमने जो पढ़ा था ये हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ से, यानी जिसमें हम लेन देन कर रहे थे, इसमें हम सेलिंग परचेजिंग कर रहे थे, उसमें से हमें आया, उसमें से हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये जो गेन है ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। लेट्स से अगर आपका क्लोथ मर्चेंट ही हो, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा, आपके पास एक ज़मीन पड़ी हुई थी, आपके पास एक लैंड पड़ी हुई थी, उसकी बुक वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़, ठीक है। उसकी थी 10 लाख रुपीज़ उसकी बुक वैल्यू थी। अब क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए थे बिजनेस लैंड के, तो हमने क्या करा, उसकी वैल्यू होगी 12 लाख, ठीक है। हमने उसे सेल कर दिया, ठीक है।
हमारा बिज़नेस नहीं है वो, हम बिज़नेस नहीं है हमारा कि हम लैंड की सेल परचेज़ करते हैं। हमारा बिज़नेस तो क्लॉथ मर्चेंट है हम, लेकिन हमारे पास एक ज़मीन पड़ी हुई थी और हमने उसका पैसा बढ़ा तो 12 लाख की वो बिक गई। तो यानी जो 2 लाख रुपए होगा वो हमारा गेन माना जाए। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि प्रॉफिट में क्या होता है और गेन में क्या होता है। प्रॉफिट में होता है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज से सेल में से आपको फ़ायदा हुआ, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर प्रॉफिट। whereas gain is different. It means that when the business is doing something and gaining some profit, whereas gain is totally different. gain क्या होता है जब आप बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, बट आपको कोई फिक्स्ड एसेट की सेल से या मतलब आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो वो आप जीत के उससे आपको पैसा आया, यानी वो आपकी डेली एक्टिविटी नहीं है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो आपको गेन कंसिडर करा जाए। अब बारी आती है लॉस की। टोटली इसमें यही है, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। यानी आपको नुकसान कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट थी 100 रुपये, आपने उसे सेल करा 80, तो दैट 20 विल बी ट्रीटेड एज योर लॉस। ठीक है, कई बार क्या होता है इसमें 2-3 लॉस और इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार बिजनेस में आग लगी तो लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है चोरी होगी तो लॉस बाय थेफ्ट होगा। ठीक है, इन सबको हम लॉस कंसिडर करते हैं, यानी नुकसान ही है हमारा, तो इसे हम यहाँ पे लॉस कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है स्टॉक की। बस 2-3 ही रह गई हैं, अभी इजी है सारी। ठीक है, स्टॉक क्या होता है। स्टॉक होता है जैसे जो सामान हम गुड्स में डीलिंग कर रहे थे, सेल परचेज कर रहे थे, अब साल के एंड में क्या हुआ, यानी जब हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं या कुछ भी, तब हमारा स्टॉक यानी हमारा सामान थोड़ा सा पड़ा हुआ रह गया। ठीक है, ना वो बिका ना वो हमने अभी बेचा, तो वो अभी पड़ा हुआ है हमारे पास, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर स्टॉक। यानी सामान जो बचा हुआ है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसे हम स्टॉक कंसिडर करते हैं। इसके भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यानी साल के एंड में, यानी फॉर एग्जांपल आप ले लो 31 दिसंबर को जो आपका सामान रह गया, ठीक है, वो आप कंसिडर क्या करोगे, आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी जब आपका साल शुरू हुआ तब आपके पास पड़ा हुआ सामान है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ओपनिंग स्टॉक। यानी अगर ये इस साल, यानी ये था 2018 में, ठीक है, ये इस साल का 31 दिसंबर 2018 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। वेयरएज जब ये 1 जनवरी 2019 आएगी तब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, यानी साल के स्टार्टिंग में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स जो है नेक्स्ट, वो बहुत इजी हैं और ये आपकी हर अकाउंटिंग में होएगी यूज़ आराम से। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेल 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी कैश सेल, एक होती है आपकी क्रेडिट सेल। कैश सेल कौन सी होती है, जो आपने पैसे में दे दी, जिसको आपको पैसे मिल गए और आपने उसको गुड्स दे दिए। ठीक है, अब एक होती है क्रेडिट सेल, जिसमें से अभी आपको पैसे मिलने हैं। आपके पास एक बंदा आया कि भाई मुझे ये सामान दे दे 10,000 रुपये का, मैं तेरे को 3 महीने के लिए 3 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा। आपने कहा ठीक है, आपके उससे अच्छे टर्म्स थे, तो यू सेड येस। ठीक है, उस 3 महीने के लिए आपने, जैसे राम था उसका नाम, वो जो राम है वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन गया। ठीक है, यानी जो क्रेडिट सेल वाले को, यानी अभी हमें पैसे मिले नहीं, ठीक है, तब तक के लिए वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन गया। ठीक है, इसका एक अलग टर्म भी होता है ट्रेड रिसीवेबल्स का, जो हम पहले यूज़ करते थे, अब तो इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्ड है, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल। पहले हम इसको डेटर्स के नाम से जानते थे। ठीक है, यानी डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जिनसे अभी हमने पैसा मिलना है। पैसा क्यों मिलना है, क्योंकि अभी उन्होंने हमारे से उधार पे सामान लिया हुआ। ठीक है, अब आती है ट्रेड पेबल्स की बारी। ऐसे ही है जैसे हमने परचेज़ पढ़े थे, परचेज़ 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ कैश परचेज़
और एक आपका होता है क्रेडिट परचेस। ठीक है, कैश परचेज तो वही है, बस उसने सामान दिया, आपने उससे सामान लिया और आपने उसे पैसे दे दिए। अब क्या हुआ, क्रेडिट परचेज, यानी आपने अभी कहा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, आप मुझे अभी 10,000 रुपये का सामान दे दो। ठीक है, तो आपके लिए वो अभी क्या बन गया, क्रेडिट परचेज आपने उससे करी, तो वो आपका बन गया ट्रेड पेबल। ठीक है, यानी ट्रेड पेबल किसको हो गया, जिसको पैसे देने हैं, यानी देनदार। ठीक है, वेयरएस ट्रेड रिसीवेबल्स कौन हो गए, जिनसे पैसे मिलने हैं, यानी लेनदार। ठीक है, इसका अभी वर्ड यही है ट्रेड पेबल्स। अब पहले इसे हम क्रेडिटर्स कहते थे, याद रखना, इसमें हम इसे डेटर्स कहते थे, इसमें बी साइलेंट होता था, वेयरएस इसमें कुछ साइलेंट नहीं होता, इसे हम क्रेडिटर्स ही कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जिनसे अभी हमने सामान जिनको दिया हुआ है उधार पे और उनसे अभी हमें पैसे मिलने हैं। ठीक है, वेयरएस ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, जिनसे हमने अभी सामान लिया हुआ है और अभी हमने उसको पैसे पे करने हैं। ठीक है, आई गेस में आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी के आपको नोट देख के और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये है, जैसे कि अब आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटेंसी में दो साइड्स होती हैं, एक होता है आपका डेबिट साइड और एक होता है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, उसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो आपका राइट हैंड साइड होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, कभी अकाउंट्स जैसे भी बनते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा वो आपका डेबिट साइड बनेगा, वेरएज़ जो आपके राइट हैंड साइड में बनेगा वो आपका क्रेडिट साइड बनेगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं और ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जिनसे पैसा मिलना है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एक तरह की हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, और एसेट्स भी कैसी, करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारी अभी के लिए क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी जिनसे पैसा मिलना है। ठीक है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर एसेट्स एंड इन अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो आपकी ये करंट एसेट्स माने जाएंगे। ठीक है, वेरएस ट्रेड पेबल्स, यानी आपने अभी पैसा उन्हें देना है, यानी आपकी अभी उन पे क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी में कौन सी है, आपकी करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, 20 टर्म्स थी ये। डिस्काउंट सबको पता है, छूट ही होता है इसका मतलब, यानी आपको पैसा देने में कोई आपसे बिजनेसमैन ने क्या करा, पैसे कम चार्ज कर दिए, एक कंसेशन दे दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो अपने कस्टमर, जो बिजनेसमैन होता है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो, वहाँ पे लिस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट गिवन होता है, यानी वो सबके लिए होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ट्रेड डिस्काउंट। यानी उनसे कोई सामान लेने पे वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ट्रेड डिस्काउंट। वेयर कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सबको नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देते हो तो ही आपको मिलता है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि आपको थोड़ा सा कंसेशन दे देता है ट्रेडर कि भाई आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो या आप 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे, व्हाट्स एवर द मे बी द टाइम पीरियड, तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो या हाथों हाथ पेमेंट कर दो, तो दे विल प्रोवाइड यू सर्टेन टाइप ऑफ डिस्काउंट एंड दैट डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज योर कैश डिस्काउंट। सो आज हमने 20 टर्म्स पढ़ी हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं आपकी रहेंगी ये एसेट अभी हमने पढ़ा, एसेट क्या होता है, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो बिज़नेस ओन करती है। फॉर एग्जांपल इसमें दो तरह की थी, एक नॉन करंट और एक करंट।
नॉन करंट वही जो आपके लंबे टाइम पीरियड के लिए थी। इसके आगे से बाइफर्केशन थी फिक्स्ड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब आता है, आपने पढ़ी लायबिलिटी। ठीक है, अब आती है आपकी लायबिलिटी की बारी। लायबिलिटी भी यही होती है, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। ठीक है, और आपकी ये भी ऐसी होती है नॉन करंट और करंट। ठीक है, और आपने एक पढ़ी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो आपने बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर। ठीक है, इन्वेस्ट करा है बिजनेस में। ठीक है, तो अब इसकी एक आपने 3 टर्म्स पढ़ी थी, आगे आप फर्दर इसका और पढ़ोगे। इसमें एक तरह का रिलेशन होता है इन 3 चीज़ों में, यानी एसेट क्या है, हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज, लायबिलिटी भी क्या है, उधार, और कैपिटल भी क्या है, आपका उधार। एक तरह से बिजनेस के लिए तो कैपिटल भी एक उधार है जो उसे अपने बिजनेसमैन को विद टाइम और विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी अगर हम इन दोनों उधारों को कर दें इकट्ठे तो ये इसके इक्वल हो जाता है। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, तो इनमें एक ये रिलेशनशिप होता है, ये आप आगे फर्दर चैप्टर पढ़ोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी टिपिकल है बट विद सर्टेन टाइम, जब आप अपनी अकाउंटिंग शुरू करोगे, जब आप अपने प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को फॉलो करोगे, दैट इट वुड बिकम मोर ईजी एंड ईजी डे बाय डे। बस आपको ये याद करना है कि आपको ढंग से इसे एक दो बारी और सुन लो या ढंग से एक दो बारी और पढ़ लो ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए। और मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, बाय।